दोस्तों, इस वीडियो में हम आज भारत की जनगणना और उत्तराखंड की जनगणना के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में भी इसमें मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं भारत की जनगणना। भारत की जनगणना 2011 में हुई थी। प्रत्येक 10 वर्ष बाद इसकी जनगणना होती है। तो 2021 में इसकी जनगणना होनी है। तो कोविड के कारण उसको थोड़ा डिले हो गया। वर्तमान में जनगणना पर कार्य किया जा रहा है। उसके आंकड़े 2 या 3 साल बाद 2024 तक प्रोवाइड हो जाएंगे। तो देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना जो है 7वीं अनुसूची में, जनगणना का जो विषय है वो 7वीं अनुसूची में आता है। अनुच्छेद 246 के तहत संघ सूची का ये विषय है। मतलब 7वीं अनुसूची में है, अनुच्छेद 246 में इसका जिक्र है और संघ सूची का ये विषय है। मतलब जो जनगणना कराने का कार्य है वो संघ का है। केंद्र स्तर पर इसका कार्य किया जाता है। 2011 की जनगणना जो है स्वतंत्रता के पश्चात 7वीं और कुल 15वीं जनगणना है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। जो उच्चतम अधिकारी होता है इसका भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। 2011 में महापंजीयक जनगणना आयुक्त जो थे वो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना का शुभंकर प्रांगणिक शिक्षा था। आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसका देख लेते हैं। शुरुआत जो है जनगणना की वो लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, लेकिन नियमित जनगणना जो है वो लॉर्ड रिपन 1881 से शुरू हुई। उसके प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो है जनगणना होती रही है। आगे देख लेते हैं। 1881 में जो जनगणना आयुक्त थे वो डब्ल्यू प्लोडन थे। 1951 में स्वतंत्रता के बाद जो पहली जनगणना हुई उसके R.A. गोपाल स्वामी जनगणना आयुक्त थे। 2011 की थे वो थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। अब ये भी देखते हैं। जनगणना कराने का श्रेय जो है वो स्वीडन को जाता है। मतलब सर्वप्रथम जो है जनगणना स्वीडन से शुरू हुई थी। दशकीय जनगणना जो है वो सर्वप्रथम अमेरिका ने शुरू की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से फैक्ट कुछ भी पूछा जा सकता है। NPR रजिस्टर जो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, 15 विवरण इसमें दर्ज करने होते हैं। जब जनगणना होती है तो उसमें कुछ प्रत्येक घर घर जाकर जो है डाटा इकट्ठा किया जाता है। उसमें 15 विवरण दर्ज करने होते हैं। महान विभाजक वर्ष की बात करें तो 1921 एक महान विभाजक वर्ष है, क्योंकि 1911 से 1921 के बीच में जनसंख्या वृद्धि जो है वो ऋणात्मक रही थी। तो इसलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। अब बात करें 1961 से 71 तक सर्वाधिक घातीय वृद्धि दर। मतलब 1961 से 1971 तक जो है सबसे अधिक वृद्धि हुई थी। उसके बाद से निरंतर जो है वृद्धि में कमी आती रही है। अब देख लेते हैं जाति आधारित जनगणना। जाति आधारित जनगणना जो है सर्वप्रथम 1931 में हुई थी। उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। अब 2011 की जनगणना में जाति आधारित जनगणना शामिल की गई थी। अब 2011 के भारत की जनगणना के आंकड़े देख लेते हैं। भारत की कुल जनसंख्या जो है वो 1,21,08,54,977 है। इसमें पुरुष 51.47%, महिला 48.53%। विश्व की जनसंख्या के 17.5% जनसंख्या हमारे भारत में है। जनसंख्या घनत्व जो है 382 है। 2001 में 325 था। लिंग अनुपात 2011 की जनगणना में 943 है। 2001 में ये 933 था। अगर जनसंख्या घनत्व की हम बात करें तो उसको कैसे मापते हैं। 1 किलोमीटर चारों तरफ को 1 किलोमीटर जो है उस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। औसतन जो है 382 लोग जो हैं इतने एरिया में रह रहे हैं। लिंग अनुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, तो वो है 943। इसे लिंग अनुपात कहा जाता है। शिशु लिंग अनुपात जो है 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे जो है उन पर कितने लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, तो वो है 918। 2001 में ये 927 था। ये फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साक्षरता जो है 73% है। कहीं कहीं ये 74% भी दी हुई है। 2001 में ये 64.86 था। पुरुष साक्षरता जो है 73 पॉइंट कुछ अप्रोक्सीमेट है, तो इसको सही से देख लेना। पुरुष साक्षरता 80.9%, महिला साक्षरता 64.6%। जनसंख्या वृद्धि दर 17.7%। मतलब 2001 से
2011 तक कितनी जनसंख्या की वृद्धि हुई, वो 17.7%। एससी जनसंख्या 20.14 करोड़, जो कुल जनसंख्या का 16.6% है। एसटी जनसंख्या 10.43 करोड़, 8.6% है कुल जनसंख्या का। भारत में 31.2% जनसंख्या जो है नगरों में निवास करती है और 68.8% जनसंख्या जो है गाँव में निवास करती है। अनुसूचित जाति में 16.6% लोग हैं, 20.14 करोड़, और इनका लिंग अनुपात 945 है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि जो ये विभिन्न आंकड़े हैं इनमें कौन से सबसे ज़्यादा राज्य है और किस में सबसे कम है। तो जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, 16.51%, और सबसे कम है सिक्किम में। बहुत इंपॉर्टेंट है। दशकीय वृद्धि दर सबसे ज़्यादा मेघालय में हुई है और सबसे कम है नागालैंड में, ये निगेटिव में गई है, निगेटिव 0.6% है, ऋणात्मक है। जनसंख्या घनत्व जो है बिहार में सबसे ज़्यादा है, 1106, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग एरिया में जो है 1106 लोग रहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17, ये सबसे कम है। लिंग अनुपात जो है केरल 1084, हरियाणा 879। याद करने में यहाँ आसानी हो जाएगी। लिंग अनुपात, साक्षरता, पुरुष साक्षरता और महिला साक्षरता, इनमें सब में केरल का उच्च स्थान है। और साक्षरता निम्न में जो है, तीनों में जो है साक्षरता, पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, तीनों में बिहार का स्थान है। लिंग अनुपात सबसे कम हरियाणा का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करें ग्रामीण प्रतिशत में जो जनसंख्या निवास करती है, मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रतिशत एरिया है मतलब ग्रामीण का, वो हिमाचल प्रदेश में है, और सबसे ज़्यादा है शहरी गांव गोवा में। ग्रामीण की बात करें वैसे, मतलब ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है और सबसे कम कहाँ पे है, तो शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है सबसे ज़्यादा, इसको इस तरीके से डिनोट कर रखा है। ग्रामीण की सबसे ज़्यादा है सिक्किम में, थोड़ा ये चेंज हो गया लिखने में। अब बात करते हैं एससी जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, और एससी प्रतिशत में अगर बात करें तो है पंजाब में। मतलब एससी जनसंख्या सबसे ज़्यादा जो निवास करती है वो उत्तर प्रदेश में, अगर प्रतिशत में बात करें तो वो है पंजाब में। प्रतिशत का मतलब है कि जितने वहाँ पे कुल लोग रह रहे हैं उसका प्रतिशत, मतलब जैसे 100 लोग में से कहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग एससी के निवास करते हैं, वो है पंजाब में। और टोटल जनसंख्या की बात करें तो वो है उत्तर प्रदेश में। ये यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में कोई भी एससी जनसंख्या निवास नहीं करती, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरे क्वेश्चन हो रहा है कि हरियाणा, पंजाब में कोई भी एसटी जनसंख्या, मतलब अनुसूचित जनजाति नहीं निवास करती। अनुसूचित जाति जो है एससी, वो नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में, और हरियाणा और पंजाब में कोई भी एसटी निवास नहीं करती। एसटी जनसंख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, और प्रतिशत में मिजोरम में सबसे ज़्यादा है। अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली की है, न्यूनतम पौंडुचेरी, लक्षद्वीप की सबसे कम है, दूसरे स्थान पे पौंडुचेरी। दशकीय वृद्धि दर दादरा नगर हवेली लक्षद्वीप, मतलब यहाँ से केंद्र शासित प्रदेश से इतने क्वेश्चन आने की उम्मीद नहीं है, बस केंद्र शासित प्रदेश से ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि एससी जनसंख्या जो है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में कोई भी एससी जनसंख्या निवास नहीं करती, और दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडुचेरी में एसटी जनसंख्या निवास नहीं करती। तो ये चारों फैक्ट आपको याद रखने हैं कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में कोई भी एससी निवास नहीं करता, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में भी कोई एससी निवास नहीं करता, और हरियाणा, पंजाब में कोई भी एसटी जनसंख्या निवास नहीं करती, और दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी में भी कोई भी एसटी जनसंख्या निवास नहीं करती। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाकी फैक्ट आप देख लेना है। अब बात करें केंद्र शासित प्रदेश। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक अधिनियम आया है, जिसमें जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बांट दिया है। 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर लद्दाख व जम्मू कश्मीर में विभाजित हुआ। जम्मू कश्मीर 239A और लद्दाख 239 के तहत जो है बनाए गए। जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू और लद्दाख के राधाकृष्ण माथुर, ये दोनों भी एग्जाम में, बहुत एग्जाम में ये दोनों पूछे जा चुके हैं, तो इसको भी अच्छे से देख लेना। दमन दीव व दादरा नगर हवेली का आपस में विलय हुआ है। ये 26 जनवरी 2020 से जो है ये विलय को मंजूरी मिली है। दमन दीव और दादर नगर हवेली जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, उनका अब एक में विलय कर दिया गया है। तो ये हमारे भारत की जनगणना थी। अब उत्तराखंड की जनगणना को देखते हैं। यह है उत्तराखंड की जनगणना 2011। इसमें भी एग्जाम में लोअर पीसीएस के प्री में 10 से 12 क्वेश्चन जनगणना से आए थे, इसलिए
यूकेपीएससी जो है इससे क्वेश्चन उठाता है। वर्तमान में जनगणना जो है हो भी रही है, तो इसलिए जो यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। तो देख लेते हैं इसको कि भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई। विधिवत जनगणना 1881 लॉर्ड रिपन के समय से, ये मैंने पहले ही बता दिए हैं। 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना थी, स्वतंत्र भारत की 7वीं थी। इसके आंकड़े जो है 30 अप्रैल 2013 को नई दिल्ली से जारी हुए और राज्य स्तर पर 31 मई 2013 को ये आंकड़े जारी हुए। अब उत्तराखंड, हम जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उत्तराखंड और भारत के आंकड़े अलग अलग देखकर, तो इन दोनों को एक साथ हमने लिखा है। इसको कंपेयर करते हुए चलेंगे कि भारत की जनसंख्या जो है वो 1 अरब 21 करोड़ है। उत्तराखंड की जनसंख्या 1,86,292 है, जो कुल भारत की जनसंख्या के 0.83% है। क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और उत्तराखंड का 53,483 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे भारत का 1.69% है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भारत का 382, उत्तराखंड का 189। लिंग अनुपात की बात करें तो 943 है भारत का, उत्तराखंड का 963। साक्षरता 74.04, ये मैंने बताया था उस वाली किसी भी बुक में कुछ दे रखा है, किसी में कुछ दे रखा है, तो लगभग 73 पॉइंट कुछ है, तो कहीं 74 को अप्रोक्सीमेट मान रखा हुआ है, कहीं 73 को। तो साक्षरता पे थोड़ा देख लेना, इसको थोड़ा डाउटफुल है। ये मेरी राय से ये वाला सही होगा, 74.04%। साक्षरता पुरुष 80.9, साक्षरता महिला 64.6। उत्तराखंड की बात करें तो 78.82, ये सही है। आगे देखते हैं, जनसंख्या 20.14 करोड़ है, जबकि उत्तराखंड में 18.92 लाख है। 80% में 16.6, उत्तराखंड में 18.8 लाख, 18.8% सॉरी। एसटी जनसंख्या 10.93 करोड़, उत्तराखंड में 2.91 लाख, मतलब 2,91,000, प्रतिशत में 8.6% और उत्तराखंड में 2.9%। ये बहुत यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भारत की जो दशक वृद्धि दर है वो 17.70, जबकि उत्तराखंड की 18.81% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। नगरीय जनसंख्या की बात करें तो 31.2% भारत में नगरीय जनसंख्या है, जबकि उत्तराखंड में 30.23। ग्रामीण जनसंख्या 68.8, उत्तराखंड में 69.77। तो ये भारत और उत्तराखंड के आंकड़ों को हमने कंपेयर किया। अब देख लेते हैं उत्तराखंड में सर्वाधिक और न्यूनतम। सर्वाधिक जनसंख्या हरिद्वार की है और सबसे कम रुद्रप्रयाग की है। क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा चमोली का है लोक सेवा आयोग के अनुसार, और न्यूनतम चंपावत का है। जनसंख्या घनत्व हरिद्वार का है 801, सबसे कम उत्तरकाशी का है 41। लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा का है, न्यूनतम हरिद्वार का है। साक्षरता देहरादून की है, सबसे कम उधम सिंह नगर की है। यहाँ पे आंकड़े चेंज हो जाते हैं। पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग की जाता है, महिला साक्षरता देहरादून की जाता है, और पुरुष साक्षरता हरिद्वार की कम है, महिला साक्षरता उत्तरकाशी कम है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको देख लेना। एससी जनसंख्या सबसे ज़्यादा हरिद्वार में पाई जाती है, सबसे कम चंपावत में। प्रतिशत में बात करें तो सबसे ज़्यादा बागेश्वर में और सबसे कम देहरादून में। एसटी जनसंख्या उधम सिंह नगर में, और प्रतिशत में भी उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा एसटी जनसंख्या है। एसटी जनसंख्या रुद्रप्रयाग में सबसे कम और प्रतिशत में टिहरी में सबसे कम। ये आया हुआ एग्जाम में। लोअर पीसीएस प्री में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आए थे। दशक के वृद्धि दर जो है उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा है, पौड़ी में निगेटिव में है, और अल्मोड़ा भी एक जिला ऐसा है जहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर निगेटिव में रही है। नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा देहरादून में और सबसे कम बागेश्वर में। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, उत्तराखंड का भारत में स्थान क्या है? क्षेत्रफल में 18वां स्थान में और जनसंख्या में 20वां। इसमें बच्चे थोड़ा कन्फ्यूजन में रहते हैं। अगर एग्जाम में इस तरीके से पूछा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, तो कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है। अगर वैसे पूछते हैं तो भी कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि तेलंगाना बनने के बाद इसमें चेंजेस आए थे, लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर का जो है केंद्र शासित प्रदेश में उनको बांटने के बाद जो है फिर से वही चीज़ हो गई है जो पहले थी। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्षेत्रफल में 18 है, जनसंख्या में 20वां स्थान है, जनघनत्व में 25वां स्थान है, लिंग अनुपात में 13, साक्षरता में 17वां स्थान है, पुरुष साक्षरता में 13वां स्थान है उत्तराखंड का भारत में, महिला साक्षरता में 20वां, और जनसंख्या वृद्धि दर में 18वां स्थान है। तो ये हमारी उत्तराखंड की जनसंख्या उत्तराखंड की जनगणना कंप्लीट हो गई है। इसमें भारत की जनगणना और उत्तराखंड की जनगणना दोनों टॉपिक से कुछ भी
कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आ सकता है। लोक सेवा आयोग ऐसे टॉपिकों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठाता है, तो इसलिए उनको अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।